Hello aspirants, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the Geography class 11th that we were doing in our foundational NCERT course of Geography, and this will be gonna your chapter number 8. ठीक है, ये chapter 8 है Geography का आपके, और इसमें हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा बेसिक है क्योंकि इसको इसको ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी किया है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। आई होप कि पिछला सारा आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन। बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इट्स एन एमालगमेशन और इट्स ए gases। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ gases, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में सब कुछ होता है, डस्ट भी होता है, वेपर्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। आप देख सकते हैं गैसेस में देखिए 78% ऑफ द गैस makes up your atmosphere and only 21% is your oxygen। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो बस 21% है। इनएक्टिव गैसेस कितने हैं? 8%। ठीक है, द proportion of gases changes in the higher layers of the atmosphere। जैसे जैसे आप हायर लेयर्स पे जाएंगे, जैसे आपका लेयर्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर पे, वही हम पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप हायर लेयर्स पे जाते जाएंगे वैसे ही आपके गैस के कॉम्पोजिशन भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, now first let us try to understand about gases। Carbon dioxide is meteorologically a very important gas as it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to outgoing terrestrial radiation। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मीटरोलॉजिकली बहुत एक इम्पॉर्टेंट गैस है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। द CO2 ना, दैट इज ट्रांसपेरेंट। उसके ट्रांसपेरेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो सूरज की किरणें हैं, द सोलर रेडिएशन इज एबल टू कम ओवर द ग्राउंड, और जो हीट जो अर्थ रिलीज करती है वो भी स्काई पे जा सकता है। अगर आपका CO2 ओपेक होता, ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो क्या लगता है आपको गैसेस आदान प्रदान हो सकते? विल बी एबल टू गेट द सोलर रेडिएशंस which is extremely important for us for the survival? No। so that is why कार्बन डाइऑक्साइड का आपको एक बेनिफिट याद रखना है। ठीक है, it absorbs as a part of terrestrial radiations and reflects back some of part of it towards the earth's surface, largely responsible for the greenhouse effect। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ के सतह से जो रेडिएशन देता है बाहर, ओके, वो वाली जो रेडिएशन है आपकी वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और वही आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, यू मस्ट ऑल बी नोइंग व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो आपके हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, the volume of other gases is constant, but the volume of carbon dioxide has been rising past few decades mainly because of burning of fossil fuels। देखो मैंने ऑलरेडी बोला ही है कि कोई भी चीज, एनी गैस, ठीक है, कोई भी जो कोई भी चीज आपके लाइफ में किसी हद तक ही अच्छी लगती है, चाहे वो आपकी कुछ भी हो। मूवी देखना हुआ, पढ़ाई भी एक लिमिट तक, उसके बाद आप सैचुरेट होने लगते हो, यू विल फील हेडेक एटसेट्रा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत अच्छा है, एज वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड दैट इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज एबल टू pass the gases also। but now what is happening now, this carbon dioxide ना, what it is happening, अब ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा होने लग रहा है। ठीक है, the amount of CO2 in our atmosphere is increasing because of which what is happening, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो और ज्यादा हीटअप होते जा रहा है, which is leading to the ग्लोबल वार्मिंग। इसी से आपका ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर एज वेल। ग्लोबल वार्मिंग से आपका एयर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ओजोन इज अनदर important component of atmosphere found between 10 and 50 kilometer above the earth's surface and acts as a filter
and absorbs the ultraviolet rays radiating from the sun and prevents them from reaching the earth's surface. अब देखिए, अब ओजोन आपको एक गैस मिलती है, ये मिलती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। अभी हम लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन गैस मिलती है। उससे क्या होता है, ओजोन के प्रेजेंस से जो सन जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज दे रहा है ना, वो ओजोन उसको फिल्टर करके अच्छी रेज अर्थ के सरफेस पे पहुंचाता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो प्रिवेंटिंग द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन फ्रॉम कमिंग, है ना, ये प्रिवेंट कर रहा है। तो इससे क्या है, ह्यूमन हेल्थ अच्छी रह रही है। अब क्या हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। अब यही ओजोन अगर घटने लगे एटमॉस्फेयर में, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट ना। So this is the thing. So I hope you have got a brief idea about what is your gases. Now coming to water vapor. Water vapor क्या होता है? It is nothing but it is a form of water only in the it is in the water when it is in the gaseous form is water vapor. It is a variable gas in the atmosphere which decreases with altitude. Altitude के साथ कम होने लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, वैसी वाटर वेपर कम होने लगेगा। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? वाई? बिकॉज वाटर वेपर, वेपर भाप होता है ना, तो इट इज हीट। तो जब आप ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, राइट? तो डिक्रीज होने की वजह से इट स्टार्ट्स टू गेट डिसअपियर। इन द वार्म एंड wet tropics, it may account for 4% of the air by volume, while in dry and cold areas of desert and polar regions, it may be less than 1% of the air. ठीक है, क्या बोल रहा है? ये बोला जा रहा है कि वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में क्या होता है, 4% जो है आपकी एयर, इट अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ द एयर। अगर एयर 100% है तो इसका 4% कौन होगा? इसका 4% वाटर वेपर होंगे। While in the dry and cold areas of desert and polar regions, it may be less than 1%. 1% से भी कम होता है। कौन से रीजन में? डेजर्ट या पोलार टाइप ऑफ रीजन में। ठीक है, वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स तक जाएंगे वैसे घटेगा। वही मतलब हुआ, जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, लैटिट्यूड भी जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका यही होगा। It also absorbs part of the insolation from the sun and preserve the earth's radiated heat. अब वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो क्या करेगा, कुछ पार्ट सन के हीट का भी एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पार्ट जो है वो अर्थ के हीट को भी रेडिएट बैक करेगा। It does act like a blanket allowing the earth nearer to become too cold or too hot. वो एक ब्लैंकेट की तरह रहता है वाटर वेपर, जिसकी वजह से अर्थ ना तो ज्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि वो सन की रेज को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, ना तो ज्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि इट इज अलाउइंग टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आल्सो। ठीक है, वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। वाटर वेपर किसको आपका कंट्रीब्यूट करता है? स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी एयर में। अब ये तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कैसे कर रहा है ना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स की। Atmosphere has a sufficient capacity to keep small solid particles which may originate from different sources and include sea salts, fine salts, smoke soot, ash, pollen dust and disintegrated parts of meteors. डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है कि क्या है भाई, एटमॉस्फेयर में जो है कैपेसिटी होती है कि वो स्मॉल स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को होल्ड करके रख सके, जो अलग अलग सोर्सेज से निकल रहा है, चाहे वो आपका सी हुआ, सॉइल हुआ, एश हुआ, स्मोक हुआ, है ना। तो वही है आपका डस्ट पार्टिकल। वेरी बेसिक थिंग टू नो अबाउट डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर। जनरली लोअर लेयर्स में होते हैं क्योंकि भारी होते हैं थोड़े, वो है ना, हैवी होते हैं, तो ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ हमेशा खींच के रखने का कोशिश करती है, इसीलिए दे विल बी ऑलवेज इन लोअर लेयर। येट कन्वेक्शनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम इनटू द ग्रेट हाइट। लेकिन लो लेयर में है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत तेज हवा आई, ओके, विंड, कन्वेक्ट एयर करंट हुआ, तो वो उनको ऊपर की तरफ लेके चले जाती है ग्रेट हाइट पे। The higher concentration of dust particles is found in subtropical and temperate regions due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions. ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल जो है हायर कंसेंट्रेशन कहाँ पे
हमको मिलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, टेम्परेट रीजन में। अब सब ट्रॉपिकल क्या है मैंने बताया, इक्वेटर, ट्रॉपिक, आर्कटिक, ये आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हो गया है ना, और टेम्परेट ये वाला रीजन हो गया ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। ठीक है। Dust and salt particles act as hygroscopic nuclei around which water vapor condenses to produce cloud। अब देखो, अब एक बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना। अब डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, पूरे डस्ट पार्टिकल। तो ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई की तरह एक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बिंदु की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब आपका वाटर वेपर जब ऊपर जाती है, तो वाटर वेपर भाप जब ये ठंडे सतह से टकराएगी तो वो एक क्लाउड, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो यही कंडेंसेशन की वजह से आपका क्लाउड फॉर्मेशन भी हो रहा है। समझ में आया कैसे चल रहा है प्रोसेस? ठीक है, तो इसी की वजह से आपके क्लाउड्स फिर बनने लगते हैं। ये पूरा आपका ऐसे ऐसे बनने लगेगा बिकॉज ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ योर डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। द एटमोस्फेयर consists of different layers with varying density and temperature. Density is higher near the surface of the earth and decreases with increasing altitude. हर एक एटमॉस्फेयर के लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग टेम्परेचर है। डेंसिटी सबसे ज्यादा आपको सरफेस पे मिलेगी क्योंकि ग्रेविटी है, सब चीजों को नीचे ही खींच के रखेगी। और जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ते जाएगी डेंसिटी विल स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक है। अब बारी आती है समझने की कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके कितने लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटो, मेसो, थर्मो, एक्सो, ये 5 लेयर से बनता है आपका ये क्या बोलते हैं, हाँ, एयर कॉलम। ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं, इट इज हैविंग 5 मेन कंपोनेंट्स, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सो। Before going ahead, I would like to introduce you with our IELTS mentorship program. It is a complete holistic program designed for you all to crack UPSC CSE in a very holistic way. सारी चीजें आपको one stop solution रहेगा ये, ठीक है। So I would request you all to kindly enroll in it. और फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि फाउंडेशन चाहिए उनको, मतलब मेंटर का सपोर्ट हमेशा बेस से होना चाहिए till they clear the examination, so they can join this program. रियासत अली सर will always help। ठीक है। जहां पे भी आपको कोई डाउट हो, इशू हो, आपके आंसर्स, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग विल बी डन बाय रियासत सर। फाइन। रियासत sir has already helped many students to crack CSE examination. They have brought a very good rank also. और हम फ्रीक्वेंटली बैचेस लॉन्च करते रहते हैं। अगस्त में भी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं। To get enrolled in this August batch, kindly give a call on this number and your queries will be resolved and we'll help you through admission process. चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे बैक टू स्टडी में। पहला लेयर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज योर ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ये एटमोस्फियर का लोअर मोस्ट लेयर है। सबसे नीचे कौन सी मिलती है, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है। अब लोअर मोस्ट मतलब सबसे करीब अर्थ के जो भी आपकी लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो क्या है, ट्रोपोस्फियर। इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 13 किलोमीटर and extends roughly to a height of 8 kilometer near the poles and about 18 kilometer near the equator। ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, ट्रोपोस्फेयर की, 13 किलोमीटर तक। हाइट मतलब ये कितना इसका वो है। और हाइट इक्वेटर में 18 किलोमीटर है। खुद भी आप सोचो, इक्वेटर में 18 किलोमीटर होगी क्योंकि जगह ज्यादा होती है। पोल्स में तो छोटे स्पेसेस होते हैं, मतलब देखो एज कंपेयर करो, पोल्स इज जस्ट दिस बट इक्वेटर इज दिस। तो इक्वेटर की ऊपर की हाइट होगी 18 और पोल्स की तरफ होगी 8। Thickness of the troposphere is greatest at the equator because heat is transported to great heights by strong convectional current। थिकनेस ट्रोपोस्फेयर की सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपको, सबसे ज्यादा मिलेगी ट्रोपोस्फेयर सॉरी इक्वेटर में। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे रहती है बिकॉज ऑफ द सन ऑल्सो। यहाँ पे सन के रेज आपको डायरेक्टली फॉल होते हैं, तो आपकी जो हीट इंटेंसिटी होती है दैट इज इन ए वेरी गुड क्वांटिटी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका जो रेडिएशन है वो कम होता जाएगा। ठीक है। अंडरस्टूड अबाउट ट्रोपोस्फियर। These layers contain dust particles and water vapor.
dust particles, water vapor, all changes in climate and weather takes place in this layer. जितने भी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो आपका थंडरस्टॉर्म हो, चाहे वो आपका रेनफॉल हो, चाहे वो आपका क्लाउड बर्स्ट हो, एटसेट्रा, जितने भी चीजें हो रही हैं वेदर में, वेदर या क्लाइमेट से रिलेटेड, वो आपकी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, इसको लिख लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट द एग्जाम्पल्स। ठीक है, फटाफट से लिखिए। एग्जाम्पल में thunderstorm, rainfall, cloudburst, these three are examples of your climatic activity happening in your troposphere. Write it down fast. डन हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव रिटन द एग्जाम्पल। चलिए, the temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of the height. This is most important layer of all the biological activity. अब ये देखिए, ये आपका ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटते जाएगा। हाइट आपकी बढ़ी 165 मीटर, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब फिर से 165 मीटर हाइट अगर ऊपर बढ़ गई, 1 सेकेंड, माय पेन गॉट स्टक, हाँ, ये आग हो गया आपका 19। अब फिर से अगर 165 हाइट बढ़ गई तो फिर आपका 18 हो जाएगा। तो ये आपका याद रखना है इसको। इसी को हम एक और नाम देते हैं जो कि है लैप्स रेट। व्हाट इज द लैप्स रेट? यही है लैप्स रेट, ठीक है। लैप्स रेट इज नथिंग बट व्हेन वी गो अप इन द एयर और व्हेन वी इंक्रीज द हाइट, व्हाट इज हैपनिंग? What is happening? The temperature is decreasing. So for every 1 degree Celsius down, हर एक 165 मीटर के इंक्रीज ऑफ हाइट में आपका 1 डिग्री सेल्सियस आपकी कम होती है। और ये ट्रोपोस्फियर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए भी, ठीक है। सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी यही होते हैं और क्लाइमेटिक वेदर पैटर्न चेंजेस भी यही होते हैं। अब नेक्स्ट लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। चलिए देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर की कहानी। स्ट्रेटोस्फियर की कहानी ये है कि अबव इट, ये कहाँ पे आपको लाई होता है? जस्ट आपके ऊपर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर टू अबाउट 50 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर से 50 किलोमीटर की हाइट तक आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान में रखना है, रफ आइडिया होना चाहिए आपको। ओजोन लेयर लाइज विद इन स्ट्रेटोस्फियर। अब ओजोन लेयर भी कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर में ही मिलता है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन रहता है। ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस दैट absorbs the sun's radiation, sun's UV rays, that is protecting us from the harms also, ठीक है। देखिए, ओजोन मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर absorb high energy ultraviolet light from sun and it converts into heat, ठीक है। वो अल्ट्रावायलेट लाइट को जो है लेके हीट में कन्वर्ट कर देता है। Now because of this, unlike the troposphere, stratosphere gets warmer and higher you go. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है देखिए। अब ट्रोपोस्फियर में हमने एक चीज समझी, पीछे जाते हैं। ट्रोपोस्फियर में ये हमने समझा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। ये हमने ट्रोपोस्फियर का समझा। बट अब बारी आती है स्ट्रेटोस्फियर की। तो स्ट्रेटोस्फियर में एक चीज उल्टी होती है। क्या होती है? कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दिस इज टोटली अपोजिट व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्रोपोस्फियर, राइट ना। ये ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन यहीं पे छुपा हुआ है।
ओजोन लेयर जो है वो सन की हीट को पकड़ के रखा है, इट इज एब्जॉर्बिंग हीट। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और ऊपर तो ओजोन लेयर है पूरा, तो जैसे जैसे आपकी हीट एब्जॉर्ब होते जाएगी, यहाँ 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 जैसे जैसे आपका होते जाएगा हीट एब्जॉर्ब, तो उससे क्या होगा, गर्म होते जाएगा आपका वो वाला लेयर है ना। So that is the reason why it is going against troposphere. That is, it is increasing the height of the strato. Understood? तो ये आपको जानना है। Question can be framed like why the reason why the stratosphere is increasing height as we go. Why the temperature is increasing in stratosphere as we are going up. ठीक है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि भाई इसका आंसर ये है कि उसके में क्या होता है, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। नेक्स्ट इज योर मेसोस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। ट्रोपोस्फियर के बाद आपका स्ट्रैटो हो गया, स्ट्रैटो के बाद आता है मेसोस्फीयर। इट लाइज अबव द स्ट्रैटोस्फियर विच एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 80 किलोमीटर है, याद रखिएगा। In this layer, once again, temperature starts decreasing with increase in altitude. अब यहाँ पे फिर से उल्टा होता है, यहाँ पे फिर से जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर कम होगा। ट्रोपोस्फियर में भी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन स्ट्रैटोस्फियर में जैसे जैसे हाइट बढ़ी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता गया। एंड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80। मतलब यहाँ के हाइट पे ऑलमोस्ट द बाउंड्री ऑफ मेसोस्फियर, यहाँ पे क्या होता है, -100 डिग्री सेल्सियस भी होती है टेम्परेचर। द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फियर इज नोन एज मेसोपॉज। अब जो मेसोस्फियर को थर्मोस्फियर से जो बाउंड्री अलग कर रही है, दिस बाउंड्री ना, दिस बाउंड्री, दिस गोल चक्कर, ये क्या है, आपका मेसोपॉज है। यहाँ पे मतलब मेसोस्फियर स्टार्ट्स टू पॉज डाउन एंड योर थर्मोस्फियर स्टार्ट्स टू बिगिन। समझ में आ रही बात है? चलिए, आइनोस्फियर। आइनोस्फियर जो है वो थर्मोस्फियर का ही हिस्सा है। देखो ये आपका थर्मोस्फियर है ना, थर्मोस्फियर, थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म रेफर्स टू हीट। अब यहाँ पे फिर से गर्म लेयर आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि इट इज हैविंग आइनोस्फियर। आइनोस्फियर, इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फियर। इट इज लोकेटेड बिटवीन 880 टू 400 किलोमीटर अबव मेसोपॉज। ठीक है, ये आपका मेसोपॉज है। मेसोपॉज के ऊपर आपका आइनोस्फियर आने लगता है, जहां पे आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिससे हीट रिलीज होता है। तो फिर से यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फिर से इंक्रीज इन हाइट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज इन हाइट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। It contains electrically charged particles known as ions and hence it is known as ionosphere. इसमें क्या होते हैं, ions होते हैं, electrically charged particles हैं ions, क्या है, electrically charged. Radio waves transmitted from earth are reflected back to the earth by this layer. जो रेडियो वेव्स होते हैं जो अर्थ ट्रांसमिट कर रहा है वो अर्थ, ये आपका देखो, ये गोल चक्कर आपका अर्थ, ये आपका आइनोस्फीयर। अब यहाँ से जो अर्थ जो रेडियो वेव्स ट्रांसफर कर रही है यहाँ आइनोस्फीयर से टकरा के वापस हो जाती है, यहाँ से जो ट्रेवल कर रही है यहाँ पे वापस। इसी से तो आपका रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। बिकॉज ऑफ दिस ओनली योर रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल नाउअडेज। टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट, टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो मतलब समझ रहे हो, दो लेयर ऐसे हैं जहाँ पे इट इज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एज द हाइट इज बीइंग इंक्रीज्ड, और दो लेयर ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एज द हाइट इज बीइंग इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज योर एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर अबव थर्मोस्फीयर। इट इज द हाईएस्ट बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। ये आपका एक्सोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर के भी बाहर ये वाली जो पूरी लेयर है ना, ये पूरा जो आपका इसके बाहर, ये ग्रीन वाली के बाहर, ये आपका क्या है, एक्सोस्फीयर। सबसे बाहर की लेयर आपकी एक्सोस्फीयर है। इसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है क्योंकि उतने ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में समझते हैं क्या है।
तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट देखिए, द मेन एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एट वेदर क्लाइमेट को तो अफेक्ट कर ही रही है, साथ में आपके ह्यूमन लाइफ को भी कर रही है। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका टॉपिक था। आई होप यू गॉट इट, एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस चैप्टर। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बचती है जो कि है ये डायग्राम, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट गाइस फॉर यू। आपका पूरा फोकस इधर होना चाहिए। देखिए, अब हमने कुछ चीजें पढ़ी। पहली चीज तो ये पढ़ी कि ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे वी आर इंक्रीजिंग हाइट द टेम्परेचर इज गेटिंग डिक्रीज्ड। स्ट्रेटोस्फियर में क्या हो रहा है, जैसे जैसे वी आर इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। व्हाई? रीजन ओजोन लेयर। मेसोस्फियर में again the vice versa is happening, increase in height is decreasing temperature, and finally in your thermosphere the height say as the height is increasing, what is happening, temperature is also increasing because of the ionization process। तो ये आपको चारों चीजें क्लियर है, चारों पिलर क्लियर है इस चीज के। तो अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ट्रोपोस्फियर में यहाँ पे हम 20 डिग्री सेल्सियस पे हैं, और ये आपकी हाइट है, दिस इज योर एल्टीट्यूड, दिस इज योर टेम्परेचर ना। हाइट मतलब ऐसे बढ़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे देखो आपकी हाइट बढ़ रही है, अभी हाइट 0 पे थी, अब 10 किलोमीटर पे आ गई। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ी वैसे ही आपका टेम्परेचर घट गया। देख रहे हो, यहाँ पे आपका 20 डिग्री सेल्सियस था, अब यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस हो गया है 10 किलोमीटर पे। फिर थोड़ा सा एक ट्रोपोपॉज पॉज आएगा, ठीक है, एक वेट होगा। अचानक से तो स्ट्रेटोपॉज नहीं आएगा, थोड़ा सा एक ऐसी लेयर होगी जहां पे दोनों का मिलन होगा, है ना। तो वो आपका ट्रोपोपॉज हो गया। अब स्ट्रेटोस्फियर में हमने समझा कि जैसे ही हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हाइट में फिर से बढ़ा दूं, अगर यहाँ पे पहुंच जाऊं तो टेम्परेचर बढ़ गया। देखो, टेम्परेचर बढ़ गया फ्रॉम -60 टू अगेन 0 इट हैज केम। स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर इज द बाउंड्री दैट इज सेपरेटिंग द स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर, ये तो आपको मैंने बताया है। मेसोस्फियर में क्या हो रहा है, जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर से एक थोड़ा सा पॉज आएगा। तो जैसे ही अगर मैं 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पे जाऊं तो देखो आप 0 डिग्री से -80 चला गया मेसोस्फियर। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, एक सेकेंड रुको। From 20 degree Celsius, it went to -60 degree Celsius. It went to -60 degree Celsius. स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हुआ, -60 डिग्री सेल्सियस से ये चला गया 0 पे। अब मेसोस्फेयर में क्या हुआ, 0 से क्या हुआ, 0 पे है ये आपका, है ना, 0 पे आ गया टेम्परेचर। अब ये आ गया है वापस आपका अराउंड -90 डिग्री सेल्सियस, फिर से कम हो गया। अब ये बढ़ जाएगा फिर से। तो अब क्या होगा, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा। देखो जैसे ही हाइट बढ़ी 80 से 400 पे गया, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते ही जा रहा है। तो ये डायग्राम आप इसको रट जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ऐसे ही आपका जिगजैग लाइन आपको बनानी आनी चाहिए और इसके पीछे का राज भी एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि ये जिगजैग हो क्यों रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। अंडरस्टूड एवरीवन? So this was your chapter about your structure of your atmosphere and etc. I hope it is clear to you. ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करिए, स्पेशली इस वाले डायग्राम को, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी जम्प टू द नेक्स्ट चैप्टर। टिल नाउ कीप रिवाइजिंग, वील मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।